Hello students, current electricity chapter lecture number 16 for class 12th। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, इट मीन्स अगर एक टॉपिक पे आप एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरह से कर लोगे तो ये समझिए कि आपको उसका किसी भी तरह का कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो देखिए क्वेश्चन मैं नोट करूँगा नहीं, आपको साथ साथ अपना नोट कर लेना है। मैं बुक में से इसको रीड आउट कर रहा हूँ। फिगर मैंने बना रखा है, वीडियो को पॉज करके फिगर को अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में जरूर बनाएं। इन ए मीटर ब्रिज as shown in figure, the point B is a neutral point. Point B is a neutral point. Means according to this diagram, this is the condition at where R upon में S is equal to, ये जो यहाँ से A से लेके B तक की जो लेंथ ली है इसको क्या नाम दिया है P। जो यहाँ पे लेंथ रहेगी सपोज वो आपकी L होगी और उसके जो रेजिस्टेंस है वो मान लिया P। इसने कहा है डायग्राम में ये, उसके बाद B के आगे जितनी भी लेंथ बच गई, सपोज ये B से लेके T तक की जो लेंथ बच गई इसका रेजिस्टेंस है Q, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन मैं क्वेश्चंस पढ़ता जा रहा हूँ। इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द ए पार्ट है इसका, नोट कर लीजिए। द मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर ये सेट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, यानी R और S की वैल्यू मैं मान रहा हूं कि इसकी 20 और इसकी 10, ये मेरे पास वैल्यूज हैं, ओम में हो माइक्रो में जिसमें भी है, मैं मान लिया कि ये मेरे पास गिवन वैल्यूज हैं। ये कह रहा है कि अगर ये सेट्स ऑफ रेजिस्टेंस नहीं बदले तो बैलेंसिंग पॉइंट भी नहीं बदलेगा, यानी इसके अलावा कोई और बैलेंसिंग पॉइंट नहीं हो सकता। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। अगर इनमें से किसी भी एक को चेंज करोगे देन the galvanometer gives deflection but meter bridge works on null deflection method. It means first option is correct. उसके बाद सेकंड ऑप्शन सुन लीजिए। when the jockey connects contact point on meter wire left of B, current flows to D from the wire। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ दिस बैलेंसिंग पॉइंट और द जॉकी इज मूव लेफ्ट टू दिस बैलेंसिंग पॉइंट, अगर इस जॉकी को इस B से, मैं मान लेता हूं ये B आपका 53 पे है, अगर मैं इसको इस तरफ मूव करवाऊं यानी जॉकी को यहां रख दूं, देन द करंट इज फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां करंट का फ्लो होगा, क्या इस जॉकी के अंदर से D के पास जाएगा या D से जॉकी में आएगा, ये आपको बताना है। तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ये कह रहा है कि D से किस में आएगा, B में आएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या की, कम की, तो इसके कोरस्पोंडिंग में ये रेजिस्टेंस हुआ आपका ज्यादा। तो अगर आपको बैलेंस करना है इस ब्रिज को तो किस तरफ जाना है, राइट साइड में। इट मींस इस रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, उधर से करंट का फ्लो जाएगा रुक, अदरवाइज नहीं रुकेगा। अगर इधर आते जाओगे तो करंट का फ्लो, ये कह रहा है करंट फ्लोज टू D फ्रॉम द वायर। तो देखिए ये कह रहा है कि इस वायर से D में करंट जाना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए
अगर ये रेजिस्टेंस P की वैल्यू किससे कम है, R से कम है, इससे कम होगी, मीन्स P इज लेस देन R, डेफिनेटली करंट इज फर्स्ट फ्लोज थ्रू P। कहां से जाएगा करंट, P से फ्लो होगा, P से फ्लो होगा, रास्ते में क्या आ रही है, जोकी, एंड इट फ्लोज थ्रू जोकी ऑल्सो, जोकी के थ्रू कहां जाएगा, गैल्वेनोमीटर में। तो इस कंडीशन में करंट गया यहां से यहां, कहां से कहां, B से D। ये भी सही है। आप इमेजिन करके देखिए, लेंथ रख लीजिए, सब कुछ आप जब इसमें पुट करोगे ना, वैल्यूज अलग अलग है, मान लेते हैं इतने पे बैलेंस था, उसके बाद उसकी वैल्यू को कम किया, इधर वैल्यू बढ़ रही है तो अनबैलेंस हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है तो डिफ्लेक्शन किस तरफ आना चाहिए, कंसीडर कर लीजिए कि इधर से इधर जाएगा तो डिफ्लेक्शन इधर, और उधर से उधर आएगा तो इधर। तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, और मैंने कोशिश की है आपको बताने की, अगर इधर से रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो बढ़ेगा, तो इधर से करंट का फ्लो बढ़ गया तो ज्यादा करंट इस पॉइंट से इस वायर की तरफ फ्लो करेगा, ना कि इसमें से फ्लो करने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई करंट इज गोज फ्रॉम B to D। नेक्स्ट, व्हेन द जॉकी contacts a point on the meter wire to the right of B, अगर इस पॉइंट को B के राइट में शिफ्ट कर दो, अगर वहां पे करूं तो भी आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, तो वो डिफ्लेक्शन इस वायर में करंट के फ्लो के कारण है। देन ये पूछ रहा है द करंट इज फ्लोज फ्रॉम, वो करंट B से D में जा रहा है, D से B में, डेफिनेटली उससे जो पहले वाला क्वेश्चन है उसके अपोजिट होगा। तो क्या होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम D टू द वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर, D टू द वायर। ये कह रहा है ये बात सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। D से किस में आएगा, इसमें अगर ये रेजिस्टेंस कम और ये ज्यादा तो कहां से आना शुरू हो जाएगा, ऊपर से नीचे। क्लियर, चलिए अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको अपने फेयर नोटबुक में अच्छे तरीके से डायग्राम से जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके लिए डायग्राम आप एक बार वीडियो को पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस R4 टू बी कैरिड आउट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज as given in figure. Two students perform an experiment in two ways. The first student takes R2 is equal to 10 ohm and R1 is equal to 5 ohm, and second student takes R2 is equal to 100 ohm and R1 is equal to 500 ohm. Both takes R3 is equal to 5 ohm and both finds R4 is equal to R2 upon R1 into R3 which is equal to 10 ohm, but the 10 ohm is within error। इसमें कोई ना कोई एरर है, ये किसमें है, एरर में। अब देखिए ये क्या क्या कह रहा है, the errors of measurement of the two students are the same। दोनों स्टूडेंट्स ने जो मेजरमेंट किया उसमें आंसर आया 10 ओम। ये कह रहा है कि दोनों के आंसर में जो एरर होगा वो सेम होगा। तो आपको सोचना इसके बारे में कि कहाँ कहाँ पे चांसेस हो सकते हैं, पहले वाले के क्या चांस हो सकते हैं, दूसरे वाले के क्या चांस हो सकते हैं। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस है वो 9.85 आना था, लेकिन इन्होंने कितना कर दिया, 10। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि दोनों ने जो एरर है वो कितने का हो गया, 0.15 का जो एरर है वो दोनों का कॉमन है। इज इट करेक्ट और नॉट, बताइए ये सही है या गलत है। अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल गलत है, ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि दोनों का एरर सेम होगा, अलग अलग भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि वो एरर डिपेंड करता है इन R1 और R2 की मेजरमेंट्स
पे, क्या पता वो एरर उसने इसमें कर दिया हो, इसमें कितना किया हो, या उसने इसमें कितना किया हो, ये इनकी मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। तो आपका रीजन क्या रहेगा, इट इज डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, R3 तो स्टैंडर्ड है, वो तो दोनों का सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, एरर ऑफ मेजरमेंट डू डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी with which R2 and R1 can be measured. Errors of measurement do depends on the accuracy with which R2 and R1 can be measured. ये कह रहा है कि जो एक्यूरेसी है वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है, R1 और R2 के मेजरमेंट पे। लेकिन इसका हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी लिखा था कि ये एक ऐसा प्रैक्टिकल फॉर्म है, या हम कहीं प्रैक्टिकल फॉर्म इसको यूज करें तो इसमें कहीं पे भी मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही, इसमें कहीं पे भी मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही, तो केवल और केवल R2 के मेजरमेंट पे एक्यूरेसी कैसे डिपेंड कर सकती है, वो तो सेंसिटिविटी पे भी तो डिपेंड कर सकती है। बताओ कर सकते हैं कि नहीं? कहीं पे पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो उसमें पहला जो कॉमन एक तो आया था रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, और उसमें आए थे दो केस, वही आपका मैक्सिमम और मिनिमम वाला, जहाँ पे मैक्सिमम है उनके बीच में क्या लगा दीजिए, गैल्वेनोमीटर या बैटरी, और मिनिमम के बीच में फिर जो दूसरा बच गया वो गैल्वेनोमीटर पहले लगा दिया तो बैटरी बाद में, और बैटरी बाद में लगाई तो गैल्वेनोमीटर, तो आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और एक था आपका जो कॉमन मैंने बताया था, R1, R2, R3 एंड R4 आर कंपेरेबल, यानी ये सारे अगर कंपेरेबल होंगे तो फिर चांसेस बहुत कम है गलती होने के, तो फिर चांसेस बहुत कम है गलती होने के। तो रीजन क्या बताओगे? तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी 100% करेक्ट नहीं, हमें बिल्कुल 100% श्योर है, जो करेक्ट है वही बताना है, तो ये 100% श्योर नहीं है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि ये आपके कंपेरेबल अगर होंगे तो एरर होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इफ द स्टूडेंट यूजेस लार्ज वैल्यू ऑफ R2 एंड R1, R2 एंड R1 की वैल्यूज को वो इंक्रीज कर दे, यानी सपोज ये आपका पहले था 10 और ये था आपका 20 और ये था आपका 5, तो ये था आपका 10, मान लिया वो अननोन है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार के लिए मैं मान रहा हूँ। उसके बाद क्या किया इसने, इसको कर दिया 20 और इसको कर दिया 40, मान लिया उसने ये कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद की वो बात कर रहा है, द करंट थ्रू द आर्म विल बी फीबेबल हो जाएगा, यानी आर्म के जो वैल्यू है करंट की वो कुछ चेंजमेंट होगा उसमें, कुछ ना कुछ नजर आएगा। दिस विल मेक्स एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट मोर डिफिकल्ट, तो ऐसा करने से जो नल पॉइंट को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये कह रहा है। अगर ये वैल्यूज बढ़ा दी तो देखिए कंपेरेबल अगर होंगी तो बिल्कुल सही आ रहा था, लेकिन इन वैल्यूज को बढ़ाने से मोर एक्यूरेट उस 0 पॉइंट को मेजर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, यानी ये अगर डिस्टेंस है तो आपका जो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन वो यहाँ भी दिखाएगा, यहाँ भी दिखाएगा, यहाँ भी दिखाएगा, यहाँ भी दिखाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मोर एक्यूरेट, या उसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन के अंदर चेंजमेंट जो आना है वो इतना कम आएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा नेक्ड आई से कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड हैज नो एरर्स ऑफ मेजरमेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करता है और एरर होने के चांसेस बहुत कम, ये बात बिल्कुल सही है, ये इसका प्लस पॉइंट था कि
इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम है। मेजरमेंट्स में एरर होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसमें मेजरमेंट्स नहीं करने पड़ते। क्या नहीं करने पड़ते? मेजरमेंट। यानी ऐसा नहीं है कि स्केल से ये मेजर करो, इससे ये करो, उससे वो करो और फिर उस रीडिंग को लो। तो उन मेजरमेंट्स में अगर गलती होगी तो फाइनल रिजल्ट तो गलत आएंगे ही। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल और केवल क्या ढूंढते हैं, इस रेशियो को सेम करके देख लेते। अगर रेशियो सेम है तो फिर आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन आपके होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप वैल्यू रख के देख सकते हो, वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि ये समझ में आने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स मैंने प्रैक्टिस के लिए दी हैं आपको, वो भी समझ में नहीं आएंगी, उनमें भी दिक्कतें रहेंगी और न्यूमेरिकल्स में भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं आपके पास रख रहा हूँ। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी मीन्स रेजिस्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, temperature of semiconductors, insulators and metals is significantly based on the following factors। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन चेंज विद टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अगर आपके टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो रेजिस्टिविटी है वो भी चेंज हो जाएगी। चलिए उसके बाद है, ये तो पता है ना, मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बाकी ये उस मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर के कारण क्या चेंज हो जिससे रेजिस्टिविटी चेंज हो, तो क्या चेंज हो? पहला ये कह रहा है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अगर चेंज हो, टेम्परेचर के चेंज होने से क्या चेंज होते हैं, यानी ये कह रहा है क्या टेम्परेचर के बदलने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बदल जाते हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी बदलती है। हाँ ऐसा है, ऐसा ही है, सही बात है बिल्कुल। टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन कैन डिपेंड्स ऑन टी। टाइम, ये जो टाइम पीरियड होता है किसके बीच में, जो रिलैक्सेशन टाइम, जो टो की वैल्यू होती है वो किसके डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे। क्या ऐसा होता है? यस इट इज करेक्ट, ये भी सही बात है। लेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये तो गलत है ना। लेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, नहीं, ये तो गलत है कि लेंथ भी चेंज हो जाती है टेम्परेचर से, इसलिए रेजिस्टिविटी कम ज़्यादा हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेंथ पे तो वैसे ही डिपेंड नहीं करता अगर हो भी जाए तो। मास ऑफ कैरियर्स इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर कम और ज़्यादा करोगे तो जो कैरियर है ना, चार्ज कैरियर, उनका मास भी वेरी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा भी है। Which of the following characteristic of electrons determine the current in a conductor? Which of the following characteristics of electrons determine the current in a conductor? तो फर्स्ट वन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन, सेकंड है थर्मल वेलोसिटी अलोन, थर्ड वन बोथ ड्रिफ्ट एंड थर्मल वेलोसिटी, और फोर्थ है नाइदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉर थर्मल वेलोसिटी। तो सभी को पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो भी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। चलिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके इसमें लिखा हुआ है, तो 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 5th क्वेश्चन मैं आपका लिख रहा हूँ, या 3 हो चुके, वो देख लेना, हो सकता है कि मैंने कम लिख दी, 4 होने चाहिए वैसे। 5th क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, कंसिडर ए सिंपल सर्किट। एक सिंपल सर्किट है जिसमें कुछ ऐसा लगा हुआ है, और इसका मतलब आपको पता है वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, स्टैंड्स फॉर ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये किसके लिए स्टैंड्स है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। सपोज इसकी वैल्यू है आर डैश, आर डैश कैन वेरी फ्रॉम आर नोट टू इन्फिनिटी। आर डैश की वैल्यू
R0 से लेके और इन्फिनिटी तक वेरी करती है। और उसके बाद बता रहा है स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड कंडीशन इज गिवन दैट r इज वेरी वेरी लेस देन दिस r, ये यूज होगा सर्किट में तब दिख जाएगा, एंड दिस इज वेरी वेरी लेस देन R0, यानी जो शुरुआत ही है r डैश की उससे ये भी बहुत कम है। कह रहा कम से कम R0 की वैल्यू, सॉरी r डैश की वैल्यू R0 और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी। उस कम से भी ये कम और उससे भी इंटरनल रेजिस्टेंस कम। देख लेते हैं, अब एक सर्किट ये बना रहा है आपका, उस सर्किट में आपका बना देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। कंडीशन आपको याद रखनी, सबसे कम इंटरनल रेजिस्टेंस, उससे बहुत ज़्यादा एक रेजिस्टेंस R और उससे बहुत ज़्यादा R0, ये आपको याद रखनी है। चलिए मैं बना रहा हूँ सर्किट आपका, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है वो R जो इसमें गिवन नहीं था, और इस तरीके से इसने लगाया है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको ये नाम दे रहा था R डैश, ये आपका R हो गया, ये आपका R हो गया। ये कह रहा है कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये टर्मिनल A है, ये आपका B है और ये वैल्यू V है। क्लियर, बिल्कुल इजी सा डायग्राम, एक बार बना लीजिए। क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूँ, इन स्टेटमेंट्स में से आपको रीजन के साथ ये बताना कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, तो पहली है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द AB इज नियरली कांस्टेंट एज R डैश इज वेरीड। अगर R डैश की वैल्यू कम और ज़्यादा करेंगे तो R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू लगभग सेम रहेगी, डेफिनेटली सेम रहेगी, क्योंकि दोनों किसमें हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद है करंट थ्रू R डैश इज नियरली कांस्टेंट एज R डैश इज वेरीड। ये कह रहा है कि R डैश की वैल्यू बदलने पर इसके अंदर से जो करंट का अमाउंट है वो लगभग कांस्टेंट रहेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, करंट तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर R घटा बढ़ा तो करंट भी घटेगा और बढ़ेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल। करंट I डिपेंड्स सेंसिटिविटी ऑन R डैश, ये कह रहा है करंट I डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ R डैश, ये इसका तो कोई रोल ही नहीं है, सेंसिटिविटी ऑफ R डैश के ऊपर करंट I डिपेंड करेगा, नहीं, ये तो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगला जो है ये बता रहा है I इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू V अपॉन में R प्लस R ऑलवेज, ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा। तो आप पुट करके देखिए, आंसर में बता देता हूँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना भी चाहिए और ऐसा इसमें होगा भी। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो आज आपका जो MCQ टेस्ट हुआ था लास्ट टाइम, उस MCQ टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 21, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। जहाँ पे भी किसी का भी रीजन आपको नहीं पता या कुछ समझ में नहीं आया, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। पहले कोशिश करें बार बार इसको समझने की, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ के देखा नहीं आया मेरे पास मैसेज इतने हो जाए फिर आप कहोगे कि जवाब नहीं मिल पा रहा। आप सोच सकते हो कि कितने मैसेज का मैं जवाब दूंगा, तो वास्तव में किसी बच्चे की प्रॉब्लम बार बार करने से भी अब समझ में नहीं आ रहा तो उसको उसका पूछना भी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई तो ऐसे भी होते होंगे कि एक बार वीडियो देखा और एक बार भी कोशिश ही नहीं की पेन से कॉपी में लिखने की और कह दिया मेरे से कि सर हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है, एक बार बता दो दोबारा। तो ऐसा ना करें, अगर नहीं आ रहा तो ही मेरे से डिस्कस करें, पहले एक बार कोशिश जरूर करें। देख लीजिए क्वेश्चन, एन अननोन रेजिस्टेंस R1 is connected in series with the resistance of 10 ohm। R1 अननोन रेजिस्टेंस है, मैं मान रहा हूँ ये आपका R1 है, इट इज कनेक्टेड विद ए नोन रेजिस्टेंस को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, और ये है आपका 10 ओम, इतना इसने लिखा है कनेक्टेड इन सीरीज। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज।
ये मीटर ब्रिज के एक गैप में मैं डाल रहा हूँ, तो ये लीजिए एक गैप मैंने बना दिया, मीटर ब्रिज का ऐसा ही होता है ना, तो ये एक गैप फिलअप मैंने कर दिया है। उसके बाद कह रहा है दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज व्हाइल रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड इन द अदर गैप। तो इससे अगला जो गैप है उसमें ये क्या कह रहा है, उसमें इसने R2 नाम का रेजिस्टेंस डाल दिया। क्या डाल दिया? R2। फिर ये कह रहा है कि ऐसा करने से जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो आपका R2 is connected in the other gap. The balance point is at 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर पे इसका बैलेंस पॉइंट आ गया। तो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इन दोनों का सम यानी R1 प्लस 10 अपॉन में R2, क्लियर है कि नहीं, इज इक्वल टू 50 अपॉन 50। तो क्या कर सकता हूँ, 50 से 50 कैंसिल, 1, R1 प्लस 10 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। नाउ व्हेन दी 10 ओम रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट, इससे इस गैप से 10 ओम रेजिस्टेंस हटा दिया गया, यानी अकेला क्या रहेगा, R1 फ्रॉम द गैप। द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 40 सेंटीमीटर। ये बैलेंस पॉइंट यहाँ से कहाँ आ गया, 40 सेंटीमीटर। अब इधर 40 बच गया तो उधर कितना रह गया, 60। द वैल्यू ऑफ R1 इज, R1 तो निकालना है, R1 तो क्या करना है, निकालना। तो यहाँ से पता चल रहा है, मैं इस R2 को R1 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो आपको दिख भी रहा है कि यहाँ से हो गया R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 10, क्लियर। अब इसको इक्वेशन नंबर दे दी सेकंड। देखिए मैंने कैसे पता चला मेरे को कि मेरे को R2 निकाल लेना चाहिए यहाँ से, क्योंकि लास्ट इक्वेशन तक R1 तो मेरे को रखना है, क्योंकि फाइनली रिजल्ट तो यही, अननोन तो यही बताया था ना इसने कि इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू हम बताएंगे। तो इसलिए मैंने R2 यहाँ पे R1 की फॉर्म में निकाल लिया, ताकि नेक्स्ट इक्वेशन में कहीं पे R2 आए तो उसकी जगह पे ये वैल्यू मैं रख दूँ। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आ रहा है, देखिए R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, क्लियर, इज इक्वल टू ये अपॉन में ये, तो ये कितना, इधर 40, इधर कितना आएगा 60, 40 अपॉन 60, 0 से 0 ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 2 अपॉन 3 आ गया। R2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो गया, R1 अपॉन में R1 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गया है ये 3R1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इधर कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 3R1, और इधर इसकी करोगे तो 2R1 प्लस 20, तो ये इधर आएगा, तो ये आ गया R1 इज इक्वल टू 20 ओम। तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ बच्चे इधर उधर से पता नहीं कैसे क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई थी आपके MCQ में, एक लाइन थी वो 2 बार टाइप हो गई, तो उससे वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब इवन मैंने वो दोबारा किसी बच्चे ने प्रॉब्लम डाली तो मैंने पढ़ा खुद, तो मेरे ही समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने जिस बुक से उठाया था उस बुक में मैंने देखा, तो उसमें देखा कि एक लाइन आपकी 2 बार रिपीट हो रही है, ठीक है। वो उस लाइन में क्या हुआ कि हाफ पार्ट पहले वाले, फुल स्टॉप से पहले का, हाफ अगले वाले का, तो दोनों मिक्सअप हो गया, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और कुछ बच्चे मतलब 2 3 4 5 बच्चों ने मैक्सिमम इसके बारे में पूछा है, सर ये पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बाकी बच्चों ने पता नहीं कैसे क्या किया क्या नहीं किया, या कहीं पे क्वेश्चन मिल गया बुक में, या कहीं से हेल्प ली, या हो सकता है कि उन्होंने ये, कई बच्चे इतने भी होते हैं समझ में भी आ जाए कि ये लाइन दिस से शुरू हुई थी, अगली भी वही आ रही है, इतना रिपीट हो रहा है, तो शायद ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ने ये किया है, इधर उधर से हेल्प ले ली, हो सकता है किसी को पता चल गया हो कि लाइन आपकी इस क्वेश्चन में रिपीट हो रही, तो उन्होंने उसको अगर स्किप करके किया तो बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने इसका आंसर बिल्कुल सही किया। अगर इधर उधर से हेल्प लेके या ऐसे ही तुक्का मारा है, या फिर कहीं बुक से हेल्प लेके किया है, तो फिर वो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, और अगर ऐसा करके आपने कर दिया और वही क्वेश्चन आपको दोबारा फेस करना पड़ेगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा काम ना करें।
तो इसके बाद अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप देख लोगे, क्योंकि मैं तो ये आपका वीडियो केवल लिंक तो शेयर आपको मंडे को ही कर सकता हूँ, और मैं नेक्स्ट डे यानी मंडे को साथ साथ आपका जो चैप्टर है नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो भी आपका मैं शुरू करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स। लेकिन चलते चलते ये चीज़ और बता रहा हूँ मैं, जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, सभी जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में, सभी एक बार उनको रीड आउट जरूर करें। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस करें। थैंक्स।